वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर 1 के बारे में और जानेंगे पेपर 1 के सिलेबस से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा में पेपर 1 के तहत। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये एजुकेशन पेपर 1 बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और बीए फर्स्ट ईयर में जो आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं यानी एजुकेशन पढ़ते हैं, उसके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। मतलब क्या होता है इसका? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन का मतलब सीधा सा होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, आप मतलब होता है के या फिर का की के, तीनों आप बोल सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप शिक्षा के सिद्धांत को समझते हैं कि आखिरकार शिक्षा से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस प्रकार से हम उसको शिक्षा को अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा की मीनिंग क्या होती है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है यानी अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है, शिक्षा का एम क्या होता है यानी उद्देश्य क्या होता है, क्या फंक्शन होता है शिक्षा का, या फिर शिक्षा किस प्रकार से जो है उद्देश्य मतलब शिक्षा किस प्रकार से परिवार पर नियंत्रण रखती है, विद्यालय पर, राज्य पर, संचार पर। तो ये सारे के सारे शिक्षा के पहलू हैं। शिक्षा से कहीं ना कहीं पे राज्य भी चलता है, परिवार भी चलता है, क्षेत्र भी चलता है, संसार भी चलता है, संचार भी चलता है। हर एक चीज में शिक्षा कहीं ना कहीं पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन भी लाया जाता है और समाज में परिवर्तन एक अग्रिम पहलू के रूप में मतलब एक जो है विकास के रूप में आगे बढ़ता है। ना कि ऐसा नहीं कि डिग्रेशन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है समाज में विकास, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के द्वारा समाज का की क्या होती है? उन्नति होती है, ना कि अवनति होती है। समाज में शिक्षा के द्वारा क्या होती है? उन्नति होती है। इसको हम चर्चा करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों आया? तो शिक्षा के कारण ही लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ संस्कृति यानी कल्चर जो होता है, मूल्य क्या होती है शिक्षा की, तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मतलब जैसे एजुकेशन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के में किस प्रकार से काम आता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है शिक्षा शास्त्र को हम पढ़ते हैं। तो साथ ही साथ मानवाधिकार हेतु शिक्षा किस प्रकार से अध्ययन की जाती है। ये सारे के सारे मुद्दे इसी पेपर के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मित्रों। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि आखिरकार क्यों ये पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, और जब आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें ये बेसिक होती हैं, ये सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको सबसे पहले पढ़नी पड़ेंगी। आपने जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी हमने अपलोड किया है। उसमें आपने देखा होगा, उसमें एजुके मतलब जिसमें ऐसे इसमें हमने बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, उसमें आप प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स, तो इस प्रकार से उसमें पढ़ते हैं। जैसे आप जो है ज्योग्राफी उठा लीजिए, सोशियोलॉजी उठा लीजिए, तो उसमें सब पहले चैप्टर के अंतर्गत यानी बीए फर्स्ट ईयर में जब आप शुरुआत में आप एडमिशन लेते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि उस सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी हो, सब्जेक्ट के बेसिक जानकारी, मूलभूत अवधारणाएं जितनी भी हो, वो जाननी परम आवश्यक होती हैं। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी दुनिया की संसार की कोई भी चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसकी मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। मतलब उसका अर्थ, उसका क्षेत्र यानी कहां तक उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी परिभाषा को भी हमको पढ़ना होता है मित्रों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब भी हम कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सिलेबस के बाद में आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़नी होती है, उसके बाद में मॉडल पेपर लगाना होता है। आई बात को समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक ठोकिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन बंधु, जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, सारे के सारे लोगों को ये पता हो जाए कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो किस मेथड से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। इसीलिए हमने एक चैनल बनाया है बीए क्रैकर नाम से, और बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे गृह विज्ञान, हिंदी साहित्य इत्यादि, जियोग्राफी, इस सब से वीडियो अपलोडेड होती है। तो शुक्ला डी पॉइंट पे भी अपलोड होती है, बीए क्रैकर पर भी अपलोड होती है, दोनों पे लगातार वीडियो इस समय अपलोड हो रही हैं। यहाँ पर आप हमारे चैनल पे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, साथ ही साथ एमए तक की भी तैयारी करवाई जाएगी आने वाले समय में। अभी तक थर्ड ईयर तक तैयारी हो रही है, लेकिन एमए की मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ उस पर, एमए की भी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो लगभग आप 5-6 साल तक आप जितनी भी डिग्री करना चाहते हैं वहाँ तक हम आपके साथ चलेंगे। बस आपके मुझे क्या आपकी ज़रूरत है, किसकी आपके मतलब
आपके द्वारा हमको क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपकी लाइक चाहिए। बस लाइक के द्वारा आपका प्यार प्रकट होगा और वो हम तक पहुंचेगा। चलिए मित्रों, आज बात कर लेते हैं कि शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के बारे में हम क्या क्या चीजें उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस आज की वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्या सिलेबस चेंज हुआ है, अन्यथा नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे फिर हमने न्यू सिलेबस क्यों लिखा है, क्योंकि चेंज वगैरह जहाँ तक है सिलेबस हुआ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, वही पुराना सिलेबस है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग मेच्योर हैं और इतना यार बहुत कम सिलेबस है, बहुत बहुत सहज होता है। शिक्षा साथ अभी आप पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सहज चुटकियों में उड़ा देंगे। बस मुश्किल से मैं बता दूं, अगर मैं बोर्ड पे जो है आपको 10 क्लास दे दूं, 10 क्लास में बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 आप चुटकियों में उड़ा देंगे। बस 10 क्लास कितने कितने घंटों की, मतलब बस आपको 10 घंटे मेरे साथ देना, 10 घंटे में पूरी की पूरी जो है आपको एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ जाएगी। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अभी हमने शुरुआती 6 मिनट में लगभग ये समझ लिया कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें हमको जरूरी होती हैं। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इन 4 यूनिट में यानी इकाइयों में आपका पेपर जो है वो डिवाइड होता है। अब ये आपको बुक वगैरह में मिलेगा यूनिट, फिर यूनिट में तमाम सारे आपके चैप्टर मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, देखें यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, जैसे यूनिट 1 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा। अब शिक्षा में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है और शिक्षा का कार्य क्या होता है। ठीक, ये आप देखते हैं, यानी एजुकेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, साथ ही एम्स ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इतने आप समझते हैं यूनिट 1 के अंतर्गत। अब इसी को एक में शिक्षा का अर्थ लेकर के आपको चैप्टर देगा, दूसरे चैप्टर में आपको शिक्षा का उद्देश्य दे देगा, तीसरे चैप्टर में शिक्षा के कार्य दे देगा। ठीक, इस प्रकार से आपको दे देगा। अब वो चाहे अध्याय समझ लीजिए, चाहे इसी में समझ लीजिए, एक अध्याय, एक अध्याय, एक अध्याय। अध्याय इंपॉर्टेंट नहीं करता, इंपॉर्टेंट करती है आपकी जानकारी और आपके पढ़ने का मेथड यानी तरीका। ठीक है, तो आप किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये मैटर करता है। ठीक, अगर आपको अच्छे तरीके से एकदम विधिवत रूप से पढ़ना है तो फिर मैं उसके लिए भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, वर्क करूंगा उस पर भी, और सारी चीजें आपको एकदम से विधिवत रूप से हर एक चीज मिलेगी। ठीक, हालांकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसकी मैंने वीडियो जो है लगातार पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और उसके बाद में और भी सब्जेक्ट हैं जिसके अधिकतर हमने जैसे एजुकेशन, बीए सेकंड ईयर का, ये सारी चीज़ें मैं जो है मतलब जब सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल अब पेपर आप फर्स्ट ईयर का दे दिए, पेपर फर्स्ट ईयर देने के बाद में जब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। आप जैसे यहाँ पेपर दे के आए, बस सेकंड ईयर की तैयारी कर दीजिए। बस मेरी वीडियो को 5-5 बार देख लेंगे, बिल्कुल आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तुरंत जो है पूरा का पूरा वहीं से फंसेगा, एकदम कंफर्म बता रहा हूँ। क्योंकि हमने जो है पेपर देखा, बहुत सारे पेपर हमारे पास, अभी मैं गड्डी बना के रखा हूँ पेपर, किसी दिन लाइव आऊंगा तो आप सबको सभी को दिखाऊंगा कितने पेपर रखे हैं। सभी पेपर को हमने एनालिसिस किया, मतलब उनका विश्लेषण किया, देखा क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से आखिरकार प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, वो उसकी तह तक गया मैं, वहां तक आपको पता चला कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर मैं देता हूँ, मॉडल पेपर मैं दूंगा और वो मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मैं और भी वीडियो इंपॉर्टेंट बनाता रहूँगा। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र का भी कोर्स कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा, लेकिन हो सकता है पूरा कंप्लीट ना हो पाए इस बार, लेकिन हाँ, आपको कंप्लीट अधिकतर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो और मॉडल पेपर मैं इसका अपलोड कर दूंगा इसका, तो उसमें आप देख करके पूरे पूर्ण रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर में 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 100 प्रश्नों के साथ ही साथ मैं उनमें जो है लगभग 500 प्रश्नों को समाहित करूंगा, ताकि आपको सिलेबस पूरा ना पढ़ने की जरूरत पड़े और एक जगह पर एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी बातें आप समझ जाए। ठीक, तो एक वीडियो में लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, उसी में सारी चीजें आपको, सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे उन बता दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। आपको लगभग जो है 60% से ऊपर नंबर आप करके आएंगे। ठीक, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। तो पहले के अंतर्गत आपने समझ लिया शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है, साथ ही कार्य क्या है। इकाई 2 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं शिक्षा के अभिकरण। अब अभिकरण मतलब होता है तत्व, एक प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे क्या किन किन चीजों पर प्रभाव डालता है एजुकेशन में। जैसे कि मैं बात करूं तो एजेंसीज अभिकरण मतलब होता है एजेंसी, यानी किन किन एजेंसियों के द्वारा, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये सब होती है, फैमिली, स्कूल एंड, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं यहाँ पे परिवार, विद्यालय, राज्य और संचार। अब ये क्या है, शिक्षा के अभिकरण है। अब शिक्षा के द्वारा परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, या परिवार एक सकारात्मक दिशा में जाता है तो शिक्षा की वजह से जाता है, तो क्यों जाता है, शिक्षा में ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे परिवार को एक नई दिशा मिलती है, नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई उमंग मिलती है।
तो उसको हम देख लेते हैं। साथ ही साथ शिक्षा के दूसरे पहलू हम विद्यालय पर देखते हैं। तो शिक्षा देखिए, विद्यालय में शिक्षा के अध्ययन करवाया जाता है, तो विद्यालय पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का प्रभाव आपके प्रिंसिपल पर, आपके प्रधानाचार्य पर, इन सभी पर प्रिंसिपल और आपके जो है जिसने स्कूल खुलवाया होगा, ठीक, प्रबंधक, उन सब पर पड़ा होगा। तो उन सब पर जब प्रभाव पड़ता है शिक्षा का, तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यालय भी खुलवाया जाता है, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वही शिक्षा खुलवा मतलब स्कूल खुलवाता है। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नेता मंत्री खुलवा दिए तो पढ़े नहीं, पढ़े होते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़े होते, लेकिन हाँ, उनके अंदर शिक्षा होती है। तो शिक्षा कहीं न कहीं पे स्कूल को खुलवाने में भी मदद करती है, और स्कूल में शिक्षा तो दे ही जाती है। तो किस प्रकार से शिक्षा और स्कूल का संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप, इसको समझना होता है। साथ ही साथ शिक्षा और राज्य देख लेते हैं। अब कोई भी राज्य चलाने के लिए राज्य में शिक्षा नीति होती है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो यूपी में बेसिक शिक्षा जो है नीति होती है, अपनी जो है एक शिक्षा होती है, नहीं कि हाँ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस प्रकार से हर एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। हर एक राज्य में होता है, जैसे लोक सेवा आयोग होता है, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब यूपी पीसीए जिसको बोलते हैं, यूपी पीएससी, ठीक है, बीपीएससी, आरपीएससी, सॉरी, इसी प्रकार से होते नहीं हैं। तो ये राज्य स्तर पर हो जाते हैं। साथ ही साथ केंद्र स्तर पर भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो राज्य से किस प्रकार से शिक्षा संबंधित है, साथ ही केंद्र से। अब यहाँ पे राज्य का मतलब ये नहीं कि यूपी, एमपी, ये प्रकार से। अब जब कभी भी आपको इस चीज़ों में लिखे राज्य मिले, तो राज्य मतलब होता है देश। लेकिन आप किस देश में रहते हैं, तो जो है भारत देश में रहते हैं। अब भारत देश में राज्य है बहुत सारे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे संविधान में जब कभी आप राज्य देखेंगे, तो राज्य का मतलब राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं होता। जो राज्य अपने यहाँ यूपी, एमपी, बिहार, सिक्किम, राजस्थान, ये सब हैं, ये सब नहीं होते राज्य। राज्य का मतलब वहाँ पे एक देश से ले आते हैं, जैसे भारत देश एक राज्य है, ठीक है? तो वहाँ पे राज्य का तात्पर्य वो होता है। राज्य की मूलभूत अवधारणा होती है, और राज्य को बनाने के लिए, जैसे राज्य के लिए एक ज़मीन जायदाद चाहिए, मतलब एक निश्चित भू क्षेत्र चाहिए। साथ ही साथ राज्य को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए, राज्य के लिए एक जनता होनी चाहिए, ठीक? तो ये सभी मिल करके, सभी पहलू मिल करके एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ऐसे ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसको हम राज्य कहते हैं। तो और राज्य मतलब प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन कंट्री होनी चाहिए। ठीक? ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो राज्य में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? राज्य को आगे बढ़ाने में, राज्य के विभिन्न पहलुओं को सुलझाने में जो भूमिका होती है, शिक्षा की अहम भूमिका होती है। हर राज्य में एक शिक्षा मंत्री होते हैं। साथ ही साथ अभी आपको ने देखा होगा, शिक्षा नीति आई है। शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई, वो लागू होगी। ठीक है? आपने देखा होगा 5+3+3 इस तरीके से आई है। तो उसको देखेंगे। अब इसी के अंतर्गत तो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है? शिक्षा के जब आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें जो विकास हुआ है सेकंड पेपर में, आपने देखा होगा, सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में आपको पढ़ना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, मतलब भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास। अब इतिहास तो आप पढ़ लेंगे, विकास पढ़ेंगे। अब जैसे कि जो है आया, बहुत सारे एजुकेशन कमीशन आए, 1948 से 1949 का आया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 से 1953 में। जो है उसके बाद में रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन आया 1964 से 1966 के अंतर्गत। साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी आई एजुकेशन की, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1986 में। उसके बाद में फिर एक और आया था 1990 और 92 के आसपास में, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, इस नाम से। अब जो है परिवर्तन हुआ 2000 आपका 20 में, 2020 में नई शिक्षा नीति आई। अब जो है आपको जब देखेंगे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति आई, तो उससे भी प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे, मतलब एक आध प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में, शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर में। तो इसलिए वो पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो है करंट के मुद्दों को भी जानना पड़ेगा, ताकि जो है अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो एकदम से पुराना नहीं पूछा जाएगा एकदम से, ठीक? तो अब थोड़ा हमको मॉडर्न तरीके से पढ़ना है, और एक ऐसे पढ़ना है कि एग्ज़ाम कहाँ से, मतलब एग्ज़ाम वाले जो हैं, एग्ज़ामिनर, वो कहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं। तो हमको वही चीज़ें पढ़ना है, ठीक? तो नई शिक्षा नीति के बारे में हम सेकंड पेपर में जब आप बताएँगे, सेकंड पेपर चीज़ें, तो सेकंड पेपर में हम शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से आपको बता देंगे, ठीक? अब हम बात करते हैं संचार।
अब संचार से किस प्रकार से संबंधित है शिक्षा? अब संचार से देखिए, शिक्षा जो होती है संचार से भी संबंधित है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही संचार विकसित हुआ। संचार मतलब होता है टेलीफ़ोन, विद्युत फ़ोन, टीवी वगैरह, जो सीरियल वगैरह आते हैं टीवी पर आप लोग देखते होंगे, पिक्चर वगैरह मूवी देखते हैं, या फिर आपने फ़ोन यहाँ से मिलाया, अमेरिका चला गया फ़ोन, या फ़ोन मिला यहाँ से दिल्ली में कोई बैठा है, फ़ोन मिला करके बात कर लिया आराम से, वीडियो कॉलिंग की यहाँ पे से, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास तक सारी व्यवस्थाएँ पहुँच रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? संचार होता है। तो संचार यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो संचार में शिक्षा की भूमिका, जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तभी तो संचार के साधनों का विकास करेगा, तभी तो संचार के साधनों को बनाएगा। तो ये इस प्रकार से संबंधित है। अब देख लेते हैं इकाई 3 के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सहज चीज़ें होती हैं, कोई कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इकाई 3 के अंतर्गत हम देखते हैं, इकाई 3 देखिए, शिक्षा एवं समाज। अब समाज में किस प्रकार से शिक्षा होती है और समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, समाज में परिवर्तन करती है, समाज में विकास करती है, समाज का उद्विकास करती है। तो शिक्षा की क्या भूमिका होती है समाज में, और समाज से शिक्षा किस प्रकार से विकसित होती है। ऐसा नहीं कि शिक्षा के द्वारा ही समाज विकसित होता है, कहीं न कहीं पे समाज के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे शिक्षा का विकास हो सके। तो शिक्षा और समाज का इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, यानी अंतर संबंध देखेंगे। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र को बढ़ावा किस प्रकार से मिला। जैसे आपने देखा होगा, आप 1688 या फिर जो है जब आप उससे पहले रहे होंगे 1600 के पहले, तो वहाँ पे जो है लोकतंत्र वगैरह उतनी मात्रा में विकसित नहीं था। लेकिन शिक्षा लोगों में आती गई, धीरे-धीरे लोग शिक्षित होते गए और लोगों ने अपने अधिकार को जाना। अधिकार को जानने के बाद में अधिकारों की माँग की। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा अधिकारों राजा से माँग करी कि हमारे मौलिक अधिकार कुछ होते हैं, इंग्लैंड में माँगा गया। ठीक, इस प्रकार से जैसे-जैसे शिक्षा का विकास हुआ, वैसे-वैसे लोगों की दिनचर्या, लोगों के माइंडसेट का विकास हुआ, लोगों की मस्तिष्क का विकास हुआ। और जब लोगों के मस्तिष्क का विकास हुआ तो वो अपने-अपने अधिकारों की माँग करना प्रारंभ कर दिए। जब माँग करना प्रारंभ कर दिए, कुछ दिन बाद ऐसा समय आया कि लोग लोकतंत्र की माँग करने लगे। लोकतंत्र मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राज्य का क्या होगा? प्रधान होगा। मतलब अब आज हम लोग जो है मोदी जी को चुन करके वहाँ पे बैठाए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम लोगों ने वोट दिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से वोट दिया हमने, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए एमपी, एमएलए जो होते हैं, यानी सांसद, विधायक जो होते हैं, उनको हमने वोट दिया। अब सांसद, विधायक जो है वो जाकर के राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ठीक है? तो वही वो चुना जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का मुखिया होता है, यानी देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से मुखिया होता है, मतलब कानूनी रूप से मुखिया होता है, लेकिन अगर वास्तविक मुखिया पूछा जाए तो प्रधानमंत्री अपने देश का होता है। लेकिन हर देश में प्रधानमंत्री मुखिया नहीं होता, राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति मुखिया होता है, अभी हाल ही में जो है चुनाव हुए हैं अमेरिका में, ठीक है? जो बाइडेन बने हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे राष्ट्र का मुखिया कौन है? राष्ट्र का मुखिया कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक नहीं है। सारा कार्यभार कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है, लेकिन सिग्नेचर किसके होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं। जैसे आपके घर में दादा होंगे, पापा होंगे, सारा काम आपके पापा करते होंगे, लेकिन दादा का सिग्नेचर इम्पोर्टेंट होगा, ठीक? यही सारी चीज़ें। तो दादा कौन है? राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ आपके पापा कौन हैं? आपके पापा कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, तो इस प्रकार से लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। अब लोकतंत्र मतलब यही होता है कि राज्य का जो मुखिया हो वो जनता के द्वारा चुना गया हो। पहले राजा होते थे, निरंकुश हुआ जाया करते थे। जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र निरंकुशता की ओर होता है, जबकि प्रजातंत्र जो होता है, प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं। आज किसान आंदोलन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में है। अगर प्रजा उसमें होता, क्या बोलते हैं, राजतंत्र में, तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की, ठीक है? कोई अगर सीए का विरोध हुआ तो उस पे कोई नहीं जाता विरोध करने, क्योंकि वो राजा है। जैसे बहुत अकबर ने बहुत नीतियाँ बनाई, बाबर ने नीतियाँ बनाई, और उसके बाद में बहुत सारे लोग आए जो है मुगल वंश के, उन्होंने नीतियाँ बनाई। तो क्या हिंदू लोग उसका विरोध करते थे? करने का साहस नहीं था किसी में। करते तो तुरंत जो है तुरंत गोलीबारी चल जाती थी। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, चौरी चौरा कांड हुआ, या फिर उससे पहले लाला लाजपत राय पे लाठी डंडा पीटा गया हो, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ही नहीं करने देते थे आंदोलन। तो लोकतंत्र जो होता है उसमें आप स्वतंत्र हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, बिना जो है हथियार के आप जो है इकट्ठा हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। आज बहुत सारे संगठन देखते हैं, विश्व युवा वाहिनी, फलाने युवा वाहिनी, मुस्लिम पार्टियों में देखिए बहुत सारे जो है नए-नए प्रकार के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। एक जातिवादी समाज को कोई बढ़ावा देता है, कोई धर्म समाज को बढ़ावा देता है, कोई किस प्रकार से हर तरफ से लोग जो है जातिवादी क्रूरता एक-दूसरे में भरते जा रहे हैं। इससे समाज क्या हो रहा है? हानि हो रही है। और ये वही लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भी एकदम से लो लेवल के हैं। तो ऐसे वही लोग होते हैं जो बहुत प्रकार के कट्टरवादी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जो एकदम से कम पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहता कट्टरपंथी एकदम बेकार है, लेकिन कट्टरपंथी हो, लेकिन ऐसी कट्टरपंथी ना हो जिससे दूसरे को प्रभाव पड़े, दूसरा उससे प्रभावित हो, दूसरे की और उससे दूसरे को हानि हो। ठीक है? ऐसी कट्टरपंथी बिल्कुल बेकार की है। ठीक? चलिए,
वैसे आतंकवादियों को कितना सिखाया जाता है, आतंकवादियों को कि वहाँ पे आतंकवादियों को कितना सिखाया जाता है कि वो कट्टरपंथी बन जाते हैं। उनको बताया जाता है कि जो मुस्लिम ना हो, या फिर मैं नहीं कहता कि मुस्लिम सारे आतंकवादी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो मुस्लिम ही आते हैं। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, ऐसे समाज से आते हैं कि उनकी माइंड सेट में भर दिया जाता है। उनके माइंड सेट में भर दिया जाता है कि जो है, अगर तुम 7 को मार दोगे, 7 काफिर मार दोगे, तो तुमको क्या होगा, जन्नत मिल जाएगी। अब 7 काफिर तुम मार दोगे, तुमको जन्नत मिल जाएगी, ये कौन सी बात है यार? तुम मनुष्य को मारोगे, तुमको जन्नत होगी? घंटा होगी, जन्नत नहीं घंटा मिलेगा तुमको। और तुम कहो कि कोई हिंदू हो, तुम उसको कहो कि तुम इनको मार दो, तुमको जो है स्वर्ग मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ना स्वर्ग मिलेगा, ना जन्नत मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आगे कुछ नहीं है, ठीक? बस कर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, गीता इसीलिए फेमस है आज पूरे संसार में। गीता के इतने सारे जो है अनुवाद हो चुके हैं, बहुत भाषाओं में अनुवाद हुई है। क्यों है? क्योंकि ये कर्मवाद पर आधारित है, कर्मवादी से विचारधारा पर आधारित है, ठीक? हालांकि वह बातें अलग है। तो लोकतंत्र मतलब आपको समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है मित्रों? तो शिक्षा एवं समाज जो होता है, शिक्षा में समाज की भूमिका होती है, समाज में शिक्षा की भूमिका होती है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ संस्कृति क्या होती है? शिक्षा के द्वारा संस्कृति का विकास होता है, और संस्कृति शिक्षा को बनाए रखती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या की जाती है? हस्तांतरित की जाती है। मतलब एक दूसरे से, मतलब जैसे आपके दादा की कोई संस्कृति थी, तो वो कहेंगे बेटा ऐसे करना वैसे करना, सारी चीजें बताते हैं। तो हस्तांतरित की मतलब वो देते हैं कि ये संस्कृति आपकी है, ऐसे आपको करना है। वो करते गए, आप उसको देखते गए, तो उसी प्रकार से आप करते गए, तो संस्कृति है। तो शिक्षा ही है जो संस्कृति को बढ़ावा देती है, संस्कृति को हस्तांतरित करवाने में मदद करती है। कौन? शिक्षा। साथ ही साथ शिक्षा जो होती है उसके कुछ मूल्य होते हैं, यानी वैल्यूज होती हैं शिक्षा की। तो वैल्यूज क्या क्या होती हैं शिक्षा की? जैसे वैल्यूज में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, योगा एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक? तो योगा एजुकेशन अभी हाल ही में आया, तो इसको भी पढ़ना होगा। और वैल्यू क्या होती है, क्या मूल्य होते हैं शिक्षा के, क्या क्या मूल्य हैं, ठीक है? वो सारी चीजें आपको तृतीय जो है इकाई के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब इकाई 4 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही मानव संसाधन में शिक्षा का क्या महत्व है, और मानवाधिकार हेतु शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मानव अधिकार और साथ ही साथ ड्यूटीज जो है 51 का के अनुसार अनुच्छेद में, 51 का अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के 51 का के अनुच्छेद में भाग 4 के का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हर एक भारतीय नागरिक को करना चाहिए, ठीक है? उसको भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ये मौलिक कर्तव्य आपको तभी पता चलेंगे जब आप शिक्षा अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कैसी है, यानी एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही साथ एजुकेशन फॉर मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी है? तो जब आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शिक्षा की क्या भूमिका है। आप जो है दूसरे देश में जाएंगे, अगर आपको दूसरे देश की भाषा या फिर ऐसी भाषा नहीं पता है जो इंटरनेशनल भाषा हो, जैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा, अंग्रेजी का ज्ञान आपको नहीं है अगर, तो आप दूसरे देश में मान लिया गए, तो आप जैसे अपने बातों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा ने टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा दिया है, ताकि अब आप जो है अगर हिंदी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में लिख जाता है तुरंत, जो है वो सारी चीजें हो जाती। संसद भवन में देखें कभी, संसद भवन में कान पे लगाए हुए बैठे रहते हैं लोग, तो वो क्या होता है, जो वहां से बोलते हैं स्पीकर वगैरह, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो जैसे वो हिंदी में बोल रहे हैं मान लिया, या अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो जो जिस भाषा का है उसके लिए वैसा हैंड पंप, मतलब वो हैंड फोन मिला हुआ है उसको, हैंड वाला जो मतलब जो कान में लगाकर सुना जाता है, ठीक है? तो वो वही लगा के सुनते हैं। तो जो हिंदी में बोल रहा है अगर लोकसभा अध्यक्ष, तो सभी सांसदों को जो जो जैसे कोई आंध्र प्रदेश से है, आंध्र भाषा बोल रहा है, कोई कन्नड़ से है, कोई मतलब तमिलनाडु से है, कोई मतलब अलग अलग क्षेत्रों से है, तो अलग अलग भाषा बोलता है, ठीक है? जब अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई मलयालम से, कोई तेलुगु से है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई इस प्रकार से पहाड़ी भाषा बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उन सभी के लिए जो है वो बनाया जाता है, जो है हेड जो होता है, ठीक, वही लगा लेते हैं वो, और उनको उन्हीं प्रकार की भाषा सुनाई पड़ती है। अगर हिंदी में बोला तो अंग्रेजी में सुनाई पड़ा, तो वो सारी चीजें हैं। हालांकि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अब सभी लोग जो है ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन हाँ, मान लिया अगर आपको शिक्षा नहीं है आपके अंदर, तो ये भी सारी चीजें आप नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होता है, साथ ही साथ
और मानवाधिकार में शिक्षा किस प्रकार से भूमिका निभाता है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो मानवाधिकार के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, और जब ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो आपका लोग फायदा उठा सकेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी होती है कुल मिलाकर के यूनिट 1 के अंतर्गत, बस और कुछ नहीं पढ़ना होता। एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट लेंगे, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने समझा दिया पूरा विस्तार से आपको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। चलिए, तो फिर मिलेंगे मित्रों हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा आपका कौन सा, पेपर 2, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पेपर 2 में शिक्षा शास्त्र के बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत किस प्रकार के जो है टॉपिक होते हैं और उनको किस प्रकार से हम अध्ययन मतलब विस्तार से आपको समझा सकते हैं। तो आपने विस्तार से समझ लिया, जाना इससे शिक्षा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यानी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल आप पढ़े, मतलब मूलभूत अवधारणाएं पढ़े, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसका इतिहास क्या था, शिक्षा का इतिहास, यानी प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, अब मेडिवल टाइम में यानी मध्यकाल में शिक्षा कैसी थी, साथ ही साथ हम देखेंगे एक एक राजाओं के वहाँ पे शिक्षा कैसी थी। ये सारी चीज़ें पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ना होता है। ठीक, तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, एकदम से खुशी से रहिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल बिंदास रूप से। चलिए।